पेंशन्स की जो हमने बात की, उन्होंने अपने भी गवर्नमेंट विभागों में ये पेंशन का कट डाउन किया है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल सेक्टर्स। मैं यही बात चीख चीख के 2 साल से कह रहा हूँ, इसमें लोगों को लगता है कि मैं आर्मी को डिफेम कर रहा हूँ। अब बताइए कौन, अब जो इतने मूर्ख बुद्धि के लोग हैं, अब अगर मैं डिफेम कर रहा हूँ तो भाई मैं फिर ठीक है भाई। सो इज दिस कॉमन कि सीनियर जूनियर हरासमेंट, इज इट कॉमन? जो लोग हमारे समाज में वही लोग फौज में आते हैं। कुछ हद तक तो वो चीज़, जो सेम चीज़ जो समाज में है वो फौज में भी होगी। अननेचुरल which is made punishable under section 377 of the IPC, ये उसका भाग है। आर्म फोर्सेस में इसको कंडक्ट ऑफ अ डिसग्रेसफुल काइंड में पनिशेबल माना जाता है, सेक्शन 46A। और सेक्शन 377 तो ऑब्वियसली लागू होता ही है। जो सोल्जर अगर शहीद हो जाते हैं तो उनके लिए क्या कॉम्पनसेशन लॉज है गवर्नमेंट की तरफ से? कॉम्पनसेशन उन्हें ये मिलता है कि उनको उनकी डेथ के बाद, आई थिंक जनरल बिपिन रावत थे, उन्होंने 5-6 साल पहले कमेंट दिया था, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही पास्ड अवे, that he said that we will not allow gays and LGBTQ community in the armed forces, in the army, क्योंकि क्या इंडिया में जस्टिस एक्सपेंसिव है? एब्सोल्युटली बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप इंडिया में एज अ मेजर हैं और अगर आप कोई भी मिशन में जा रहे हैं, पाकिस्तान में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको डेपुटेशन अलाउंस कितना मिल जाए? अगर कुछ है भी तो पहली बात तो कुछ खास होगा नहीं। डेपुटेशन अलाउंस 2000, 5000, 10,000, 20,000। अभी सरकार ने प्रपोजल दिया है कि हम इसको विड्रॉ द टैक्स एग्जेम्पशन ऑन डिसेबिलिटी पेंशन। जब आप लॉ की बात करते हैं तो आप चाहते हैं कि लॉ भी सेम एज सिविलियंस हो फॉर, जैसे आई हैव सीन योर प्रीवियस पॉडकास्ट, तो you believe that the law should be same and when we talk about income tax that should be different. Yes, नहीं मैं देखिए, ये लॉ शुड बी सेम इज अ, अगर आपने वो सुना होगा जिस भी पॉडकास्ट में मैंने बात बोली थी, इट इज अ यूटोपियन ड्रीम। इट इज माइंड बॉगलिंग टू इमेजिन imposing military law on a population of 140 crores. Okay, it is practically impossible. इस देश में कोई टुच्चा सा काम करना होता है, उसमें इतनी मुश्किलें होती हैं। एक ये RTI एक्ट बनने की पता नहीं कितने 10, 15, 20 साल से विवाद चल रहा था। हमारा AFT एक्ट 25 साल बाद पास हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में ऑर्डर दिया कि एक आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल बनाइए। 2007 में AFT एक्ट आ पाया। जिस तरीके की मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो मिलिट्री लॉ के कुछ जो बेसिक टेनेट्स हैं वो सिविलियंस पे लागू कर दिए जाएं, तो आप किस स्वर्ग में होंगे ना, आप उसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। आप केवल 2-3 मिलिट्री लॉ की बातें इम्पोज कर दीजिए सरकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे। मैं बताता हूँ क्या 2-3 बातें हैं। पहली बात कि जी आप लेट नहीं आ सकते ऑफिस। ये जो मजाक चलता है ना सरकारी दफ्तरों में, टाइम है 10 बजे का, साहब आ रहे हैं 11:30 बजे, साहब आ रहे हैं 12 बजे, उसके बाहर, ऑफिस के बाहर जनता लाइन लगा के बैठी है, जिस जनता को साहब से काम है। फिर वहाँ पे जो उसका प्यून है साहब का, वो वहाँ का, ही इज द महाराजा, वो उनको हड़का रहा है कि अभी साहब नहीं आए। किसी की हिम्मत नहीं पूछने की कि साहब क्यों नहीं आए, भाई टाइम तो 10 बजे का है। एक ये अगर हो जाए ना सिस्टम कि जी आप टाइम से नहीं आए और अगले दिन बेटा आप कोर्ट मार्शल के लिए रेडी हो जाओ, ये एक सिस्टम कर दिया जाना, इस मुल्क की काया पलट जाएगी। मैं केवल इतने की बात कर रहा था क्योंकि आर्मी में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं कि 8:30 का अगर टाइम है, यार मैं आज 9:30 बजे चले आता हूँ, आज मेरा सोने का मन कर रहा है, यार मैं सो लेता हूँ, मैं आज 9:30 बजे चला जाऊँ कभी। मतलब इट इज इनकंसीवेबल। यू देखिए बहुत रेयर सिचुएशंस में ऐसे हो जाता है, 0.001% केसेस में कि आर्मी में लोग लेट पहुंच जाते हैं। ये ट्रोलर्स के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग इसमें कमेंट कर देंगे जिनको पता नहीं होता जिंदगी का। बहुत रेयर सिचुएशंस में ये होता है कि कोई बंदा लेट पहुंच रहा है। लेकिन अगर टाइम है 8:30 का, मोस्टली पीपल आर देयर बाय 8:25, 8:28, 8:29, 8:32, 8:35। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी 9:30 बजे, 10 बजे, 12 बजे आ रहे हैं अपनी मर्जी से। दूसरी बात, आप छुट्टी नहीं ले सकते बिना बताए, बिना छुट्टी अप्रूव हुए। नॉर्मल सेटअप में क्या होता है, ये मैं इसलिए आहें इसलिए भर रहा हूँ क्योंकि इससे मैं खुद आज की डेट में प्रताड़ित हूँ, क्योंकि हमारे ऑफिस में कोई भी कभी भी छुट्टी मार लेता है। तो इसलिए हमें बहुत कष्ट होता है। हमने बहुत कोशिश करी कि यार छुट्टी मारना अलाउड नहीं है, बिना अप्रूवल की छुट्टी मारना अलाउड नहीं है। सुबह 7:30 बजे मैसेज आएगा, सर आज मेरे को ना पेट में दर्द हो रहा है, सर आज मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ,
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। Oh. कम से कम मैं कहता हूँ यार सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कॉस्ट मत लिखा करो यार, इसको देख के बहुत गुस्सा आता है यार, प्लीज यार, मतलब लेट राइट अ मैच्योर मैसेज। तो ये जो सिविलियंस का सेटअप है, छुट्टी मार ली, 2 दिन बाद पड़ोस के डॉक्टर के पास गए, 50 रुपए उसे दिए, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया जुकाम खांसी का, पकड़ा दिया ऑफिस में जाकर के, आपने 2 दिन की छुट्टी मार ली। 2 दिन की आपने छुट्टी मारी, उसकी वजह से 2000 लोगों का उतने दिन में काम बिगड़ा। क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट में हैं, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप गवर्नमेंट लॉर्ड नहीं है, आप गवर्नमेंट महाराजा नहीं है, यू आर नॉट द लॉर्ड ऑफ द सोसाइटी, यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट। वॉट एवर यू मे बी, राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू द लोएस्ट प्यून, टू द लोएस्ट सफाई वाला, जमादार, झाड़ू वाला, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। हाँ. अगर आप नहीं आते हैं ऑफिस, और खासतौर से अगर आपने पहले से बताया नहीं है, नोटिफाई नहीं किया है, उसे पब्लिश नहीं किया है, एक्चुअली छुट्टी शुड बी पब्लिश्ड ऑन अ वेबसाइट व्हिच शुड बी एक्सेसिबल टू द पब्लिक। सपोज यू आर, लेट अस से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप व्हाटएवर यू आर, आप एक कहीं नायब तहसीलदार हैं, तो आप तहसीलदार साहब अगर छुट्टी पे हैं अगर अगले 2 दिन, तो उससे कम से कम 1 हफ्ते पहले या 4 दिन पहले उनकी वेबसाइट पे ये बात छपनी चाहिए कि तहसीलदार कविश अग्रवाल इस 2 दिन 17 और 18 मार्च को छुट्टी पर रहेगा। हाँ. जिससे कि जिस जनता को अपना काम है 17-18 तारीख को, वो पहले से ही आगाह हो जाएं, और कोई ऐसा नहीं कि 200 किलोमीटर दूर से आ रहा था तहसीलदार साहब से मिलने। हाँ. फिर जब वो पहुंचा तब उसे पता चला साहब तो छुट्टी पे हैं। हाँ. 17 तारीख को जब साहब ने छुट्टी मार ली, तब वो प्यून बता रहा है कि साहब तो आज छुट्टी पे है। नो, दिस शुड नॉट बी डन, दिस नेवर हैपेंस इन द आर्म्ड फोर्सेस। ट्राई इट लाइक दिस। एक बार कभी इमेजिन करके देखो, और फिर सोचना क्या होगा। बॉर्डर पे बंदा अपना फौजी बैठा है, वो कहता है, मतलब जो है ना अपनी बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर या कहीं भी बॉर्डर पे ले लीजिए, अपने 100 बंदे लगे हुए, वो कहते हैं 20 उसमें से कह रहे हैं साहब सॉरी, आज ना मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे सिर में दर्द है सर, आज ना मेरे को खांसी हो गई है सर, मैं आज नहीं ड्यूटी कर पाऊंगा। फिर देखो पाकिस्तान वाले आप क्या करेंगे। वैसे तो हम उनके चिथड़े फाड़ देंगे, वो कोई भी ऐसी मस्ती करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, दैट इज, मैं जो पहले बात कर रहा था कि आर्म फोर्सेस की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जो इफेक्टिवनेस है, वो इसीलिए बिकॉज वी आर डिसिप्लिन्ड फोर्सेस। लेट अस हैव सम डिसिप्लिन इन द सिविल सोसाइटी। सी, सो one point is punctuality, another point is leave, and third point is basic civic sense. कहीं पे भी आप थूक मत दो, कहीं पे भी आप कूड़ा मत फेंक दो। आप आर्मी कैंपसेस जाएंगे, ठीक है, तो लोग ये डायलॉग मारते हैं, वो उसको, मैं तो इसको थोड़ा सा मुझे ऑफेंसिव लगता है। लोग कहते हैं कि यार इंडिया जैसा नहीं लग रहा। तो मतलब मेरे को तो इससे बहुत दुख होता है कि यार इंडिया, मतलब इंडिया कैन नॉट बी ब्यूटीफुल और व्हाट। सो it looks like European countries. Yeah. Why? Because people are not spitting anywhere. आप स्पिट करेंगे, आपको पता है वो 200 मीटर दूर से जो आपको जवान देखेगा ना, वो आपके चिथड़े फाड़ लेगा, आपकी कंप्लेंट लगाएगा। मतलब हमने कभी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं, आइडिया भी नहीं आया कि एक कागज का छोटा सा टुकड़ा भी आर्मी कैंपस में चलते हुए ऐसी सड़क पर फेंक दूं। आज की डेट में हमारे पास सीसीटीवी कैमरास होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, इसको बहुत मुश्किल है पूरी हद तक इम्प्लीमेंट करना। बट if we try to move in this direction, that basic common civic sense, why always आप सड़क पर जाएंगे, लोग हॉर्न बजाए जा रहे हैं, everyone is trying to overtake you, मैं 60 की स्पीड पे चला रहा हूँ, फिर भी पीछे वाले को मेरे को क्यों ओवरटेक करना है जब मैं अच्छी खासी स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ। आर्मी कैंपस में आप जाए, चांस ही नहीं कोई ओवरटेक करने के लिए हॉर्न बजा रहा हो आपको। अगर गाड़ी ठीक स्पीड पे चल रही है, रैश चला रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, हाँ, मतलब ज़बरदस्ती की बदतमीजी, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक पे चलाए फिर रहे हैं, मतलब बेसिक कॉमन डिसिप्लिन एंड सिविक सेंस, अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट कर दें, वी आर ऑलरेडी द बेस्ट नेशन ऑन द प्लैनेट। आई हैव थॉरली बिलीव्ड इट ऑल माई लाइफ, बट वी विल बी unimaginably a good society. So true, because ये as a civilian I feel as well, क्योंकि कई सारी जगह जो हमारे दिल्ली में है कितनी सुंदर दिख सकती है अगर वो कूड़ा कचरा लोग अपने सांसद को देखिए, कितने हैं हमारे सम्माननीय मंत्रीगण, वो क्यों नहीं आते अभी पार्लियामेंट? किस बात की छुट्टी ले रहे हैं आप? तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं अगर छुट्टी लेनी है तो? सो आर्मी में ऐसा कभी नहीं होता कि यार सर आज काम नहीं, सर आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ। और आजकल ये बड़ा नया फैशन आया कोविड के बाद से, सर मैं आज वर्क फ्रॉम होम कर लूँ। हमें पता है तुम क्या वर्क फ्रॉम होम करोगे, तुम वर्क फ्रॉम होम ये करोगे, लेट करके नेटफ्लिक्स चला रहे होगे। दिस इज योर वर्क फ्रॉम होम। So I've heard कि आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं।
तो एक कविता जो आप सुना सके, जो आपके दिल के करीब है। मेरी सारी कविताएं मेरे दिल के करीब होती हैं क्योंकि मैं इन्हें खुद लिखता हूँ। तो ये मैं बहुत जगह बोल चुका हूँ, मैं यहाँ पे भी दोहरा देता हूँ। ये है एक्चुअली मैं कविताएं ये इट इज़ गॉड्स ब्लेसिंग। मेरा नाम कवीश है। कवीश इज़ कवि प्लस ईश्वर। संधि विच्छेद मतलब संधि करेंगे तो इट इज़ द लॉर्ड ऑफ पोएट्स। दैट इज़ जस्ट ऑन द लाइटर साइड। तो ये कविता है जो कि मैं बहुत बार पहले भी कई कई जगह बोल चुका हूँ। ये है अपने भारतीय फौजियों के लिए और इसको मैं समर्पित करता हूँ हमारे जो भी सारे यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस में CISF, CRPF, BSF, ITBP एट्सेट्रा। तो ये है मैं कौन हूँ। 56 इंच का सीना तो नहीं, मैं देख के पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं रट नहीं रखी है। 56 इंच का सीना तो नहीं, गर्व से फटती फिर भी मेरी छाती है। दुश्मन की दुश्मनी की तरह मुझे मित्रता निभानी आती है। मैं वो हूं जिसकी भीषण भुजाएं तुम्हें कभी नहीं ठुकराती हैं। हर विपदा में सरकारें अंत में मेरे पास ही आती हैं। मैं क्या जानूं रंग रूप ऊंच नीच, क्या कुल क्या धर्म क्या जाति है। सभी वर्गों से हे भारत मां मुझे तेरी मिट्टी की खुशबू आती है। स्त्री न मदिरा न पद न औधा न दौलत मुझे लुभाती है। केवल भारत मां की चिंता हरदम मुझे सताती है। बर्फीले उच्च हिमालय पर जहां जीव जंतु मनुज कपाते हैं, वहीं कपटी दुश्मन के गोले मुझे निद्रा से जगाते हैं। लेकिन अब हम उसका ये जो पाकिस्तानियों के जो मस्ती करते रहते हैं, हम इनका मजाक उड़ा रहे हैं। पर ये दिवाली के छुटमुट पटाखों की ध्वनि कब मुझे तनिक भी डराती है। मैं वो हूं जिसको घुटनों बल खुद चट्टाने राह दिखाती हैं। मैं वो हूं जिसको घुटनों बल खुद चट्टाने राह दिखाती हैं। मैं वो हूं जिसे जीवन उपरांत मृत्यु भी नहीं मिटाती है। छलनी छलनी होने पर भी मेरी आत्मा, मेरी रूह अमर कहलाती है। छलनी छलनी होने पर भी मेरी रूह अमर कहलाती है। जय हिंद। आपने इतने खुल के बोला एंड उसके लिए आप को लोग जज भी करते होंगे, बट ये खुल के बोलने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि एक मेमोir भी लिखा था MM नरावने ने, वो एक 4 स्टार कैडर में आते हैं एंड उनकी मेमोir भी उन्होंने जब लिखी तो उसमें भी काफ़ी सवाल उठाए गए और उसको रोकने की भी कोशिश की गई। तो ऐसा क्यों? सी आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली उस किताब का नाम है जो जनरल MM नरावने ने लिखी है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। हाँ। शायद, ठीक है। सी बात ये है कि उस पर जो विवाद भी हुआ था कुछ टाइम पहले, वो ये है कि आप अपने जो आपने कॉन्फिडेंशियल टाइप की चीज़ें आप नहीं बता सकते हैं। मैंने आज तक कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ कहीं नहीं पब्लिकली बोली। एक्चुअली अगर मैं ईमानदारी से बताऊं, आई डोंट थिंक कि मुझे कोई आर्मी की कॉन्फिडेंशियल बात पता भी है। मैं जैग ऑफिसर था। जैग ऑफिसर्स का काम ये होता है कि जैसे जब मैं लास्ट पोस्टेड था, आई वॉज हैंडलिंग अ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जो भी केसेस लग रहे हैं आर्मी के अगेंस्ट, वो वैसे सारे पब्लिक डोमेन में है। हमारा कोई कॉन्फिडेंशियल टाइप का काम ही नहीं था। मुझे आर्मी का कोई सीक्रेट पता ही नहीं। मुझे खुद चीज़ें मीडिया से पता चलती हैं। मैं क्या ऐसी कॉन्फिडेंशियल बात बता दूंगा? आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री लॉ। लॉ इज अवेलेबल फॉर एनीवन टू रीड। आप गूगल में डालिए आर्मी एंड आर्मी रूल्स, वहां जाते हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि अगर आर्मी की तरफ से कोई काउंटर एफिडेविट फाइल करने में डिले हो रहा है, वो बातें पता है। जो भी ऐसी कोई बात है, आर्मी की जो पॉलिसीज हैं, किस तरीके से वहाँ के कल्चर है, किस तरीके से ट्रेडिशन है, कस्टम्स हैं, दैट इज नॉट समथिंग विच इज क्लासिफाइड टू बी कॉन्फिडेंशियल बाय द इंडियन आर्मी। एनीथिंग विच इज क्लासिफाइड एज कॉन्फिडेंशियल, या कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आप अगर आप ऐसी बात बोलेंगे जिससे विपक्ष को कुछ फायदा हो सकता है, आप कोई अपनी स्ट्रैटेजी बताएं, कोई मिलिट्री प्लानिंग बताएं, कोई आप ऐसी बात बताएं कि हम किस किस तरीके से, हमारी क्या डिफेंस स्ट्रैटेजी है, या क्या हमारी अटैक स्ट्रैटेजी है, या हमारी क्या कहाँ पे फौजें तैनात हैं, या हमारे पास किस तरीके के हथियार हैं, हमारे पास किस तरीके की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं। अगर आप इस तरीके को डिटेल्स रिवील करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। हाँ, या हमारे क्या फ्यूचर एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स हैं, these things are wrong. I've never shared these things. I don't know these things. Yeah. I've never known these things. Even while I was serving in the army, I've never known these things because I was always cut off. Even while I was in the Kashmir, I was handling only legal things. हाँ. मुझे वहाँ पे भी नहीं पता था कि क्या ऑपरेशंस कर रहे हैं हम।
लोग सोचते थे मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई आर्टिकल 370 हट गया, आप बताओ। मैं कहता था मेरे को पता ही नहीं, जो बात नहीं पता सो नहीं पता, उसका आई कैन टॉक अबाउट द लीगल थिंग्स कनेक्टेड विद इट। मैं ये बात कर सकता हूँ कि अब आर्टिकल 370 हटा तो वहां पे कश्मीर में ऑन ग्राउंड क्या दिख रहा है, लेकिन क्या ऑपरेशंस होने हैं, क्या हमारी क्या मिलिट्री प्लानिंग है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या हमें पाकिस्तान अटैक करेगा, क्या हम पाकिस्तान को अटैक करेंगे, मेरे को पता ही नहीं, मैं बताऊंगा क्या। पर आपके हिसाब से क्या एक आर्मी ऑफिसर जब रिटायर कर जाते हैं उनको एक मेमोयर में खुल के सब कुछ लिखना, कॉन्फिडेंशियल चीजें नहीं लिख सकते, बट ऑब्वियसली आपका अगर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, व्हाई शुड यू नॉट शेयर। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं अगर, विच इज मतलब सी यू कैन नॉट प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन। मतलब देखिए, पहले बंदे ने, जनरल एमएम नरावने ने 40 साल 42 साल नौकरी करी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक उनका, he achieved that rank which is achieved by 1 in thousands। उस टाइम पे उन्होंने मतलब अपने देश के लिए अपने समर्पित होकर के नौकरी करी। और when you are serving in the armed forces, आपके कितने सारे राइट्स ऑलरेडी कर्टेल्ड होते हैं बाय डिफॉल्ट, एंड सम राइट्स आर कर्टेल्ड बाय लॉ। उसके बाद भी आप फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस प्लेस कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? वी हैव द राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 19(1)(c) या आर्टिकल 19(1)(d) है, जिसमें लिखा है दैट every citizen of India has the right to freedom of speech and expression। I have the right to freely express whatever I see or feel or think। It should not, उस पे जो restrictions हैं that is contained in I think article 19(4) और article 19(5)। उसमें ये है कि आप जो freely बात बोलने की वजह से, ये नहीं है कि देश में आतंक फैल रहा है या जो एनिमी कंट्रीज हैं वो कोई एडवांटेज ले पाए, या देश में दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम टाइप आप कोई बात बोल दो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप सड़क पे खड़े होकर के किसी एक पर्टिकुलर धर्म को गालियां दे रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज को आप इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उसकी वजह से इंटरनल राइट्स हो रहे हैं या समवन इज एबल टू अटैक यू। फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज इट्स लिमिटेशंस, बट आफ्टर you have done your duty, why should you not be allowed to publish your memoir? In fact, you should be allowed to publish even while you're in service। Even while you're in service, army officers are allowed to publish their books। उसका बस एक क्लियरेंस लेना पड़ता है आर्मी हेडक्वार्टर से, लेकिन आप अपनी किताब छाप सकते हैं। हाँ, उसमें ये जो कोई कॉन्फिडेंशियल टाइप की चीज़ें वो आपको नहीं छापनी चाहिए। अगर आप छाप रहे हैं then that is wrong and it should be censored, it should be cut off। From जो बातें आप बोलते हैं उससे आपको कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं? हाँ, डेफिनेटली आते हैं। किस टाइप के नेगेटिव कमेंट्स? ये हैं कि मैं आर्मी को डिफेम कर रहा हूँ। अब जिस व्यक्ति के पास 2 रुपए का दिमाग नहीं है वो ऐसा कमेंट लिखेगा। डिफेम, देखिए लीगली तो आपको कुछ सेंस है ही नहीं ऑब्वियसली जो ये कह रहा है डिफेम, क्योंकि डेफेमेशन की अगर आप डेफिनेशन पढ़ें अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, उसके तहत तो बिल्कुल भी डेफिनेशन कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मैं ये बात, मैं नहीं जानता कि कौन, शायद कोई होगा, लेकिन एक इमोशनल बातें करना, कविताएं पढ़ना बहुत आसान होता है। लॉजिक से किसने लॉजिकली एंड विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विद इंटेलेक्चुअल अटेम्प्ट्स, मेरे को नहीं पता कि किसने मेरे से ज़्यादा एफर्ट किया है इंडियन आर्मी की तारीफ करने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं किसी चीज़ की तारीफ कर रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा जी ये बहुत अच्छा माइक है, लेकिन ये काले रंग का है। अब काले रंग अगर आपको बुराई लग रही है देन देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर ब्रेन्स। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको डिफेम कर रहा हूँ, ये कौन सी मानो कंपनी का ये है, ठीक है, कंपनी अच्छी है बुरी है, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर एक जाली है, ये अच्छी आवाज़ रिकॉर्ड करता है, लेकिन भाई काला है तो काले को काला ही बोलूँगा, ये काला कोट है काले को काला ही बोलूँगा। ठीक है, अब अगर मैं वकील हूँ तो मैं काले को सफ़ेद तो बोलूँगा नहीं, कई वकील करते होंगे ऐसे काम, मैं नहीं करता। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि जो डिसेबिलिटी पेंशन की जो पॉलिसी है, ये ऑब्जेक्टिवली मैं कह रहा हूँ, जो बंदे फौज में डिसेबल हो जाते हैं, मतलब मैं अगर एक फौजी के हक के लिए बात कर रहा हूँ तो उससे आपकी आर्मी डिफेम हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर्स को पेंशन नहीं मिलती, देश में 2 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही है, तो इससे आर्म फोर्सेस डिफेम कैसे हो गए? फौजी के हक के लिए लड़ना मतलब आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट हो गया। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक बात दिखा दो जो मैंने इंडियन आर्मी के अगेंस्ट बोली हो, आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट बोली हो। फौजी बंदे का अगर कोई हक के लिए बोल रहा हूँ, वो आर्मी के अगेंस्ट नहीं है। आप एक बात दिखा दो जो अनऑल्टर्ड क्लिप हो, ठीक है, जिसको कोई फोटोशॉप नहीं किया गया हो, एआई से नहीं किया गया हो, जिसको कट कॉपी पेस्ट करके नहीं किया हो, 1 word 1 sentence which I have spoken against the army। I don't know of anyone who's more patriotic than me। I am more patriotic than most people and I am equally patriotic than as most other people। I feel कि government, I don't feel,
मतलब जहाँ तक मैंने देखा है कि गवर्नमेंट में भी आजकल पेंशन्स की जो हमने बात की, उन्होंने अपने भी गवर्नमेंट विभागों में ये पेंशन का कट डाउन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल सेक्टर में भी उन्होंने पेंशन का कट डाउन किया है कि कुछ सालों तक जो लोग काम कर रहे थे उनको पेंशन मिलेगी, और आफ्टर सर्टेन ईयर, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता विच ईयर, बट देन दोज पीपल विल नॉट गेट पेंशन। सो आई थिंक गवर्नमेंट जॉब्स एज इन जनरल ऑल्सो सिविलियंस ये फेस कर रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम पे वर्थ इट रहा है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के केसेस मैं हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, HPCL, इनके पेंशन के केसेस हैं। हाँ। इन लोगों को कम पेंशन मिलती है। जो आप बात बता रहे हैं वही हमारी लड़ाई का 2.5 साल से बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, AFTs में इसके लिए बहुत केसेस फाइल कर रखे हैं। पेंशन कम की है सरकार ने, ठीक है, 2004 के बाद से। जो आप डेट की बात कर रहे हैं दैट इज 1 जनवरी 2004। उसके बाद से ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करके न्यू पेंशन स्कीम सरकार लाई है, और अब बहुत विवाद होने के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई है। लेकिन हमारी लड़ाई ये है कि भाई आप सबको न्यू पेंशन स्कीम का बेनिफिट दे रहे हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स होते हैं, आप उनको न्यू पेंशन स्कीम भी नहीं दे रहे हो। जो देश, मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक गवर्नमेंट, अगर आप इंडियन रेलवेज में अगर आप झाड़ू मारने वाले व्यक्ति हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं आप, तो आपको न्यू पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप अगर एक एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर हैं, अगर आप एक फाइटर पायलट हैं, अगर आप अपनी जान को रोज जोखिम पे डाल करके आपने 14 साल नौकरी करी, तो आपको उसके बाद 1 रुपए की पेंशन नहीं मिलेगी। स्वीपर को वो पेंशन मिलेगी, टीचर को वो पेंशन मिलेगी, लॉयर जो कि गवर्नमेंट लॉयर है उसको वो पेंशन मिलेगी, जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उसको वो पेंशन मिलेगी, IAS ऑफिसर को पेंशन मिलेगी, MP MLAs को पेंशन मिलेगी, जजेस को पेंशन मिलेगी। सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स को नहीं मिलेगी। कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स को मिलेगी, CISF ऑफिसर्स को मिलेगी, CRPF ऑफिसर्स को मिलेगी, BSF ऑफिसर्स को मिलेगी, ITBP के लोगों को मिलेगी। सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को। मैं यही बात चीख चीख के 2 साल से कह रहा हूं। इसमें लोगों को लगता है कि मैं आर्मी को डिफेम कर रहा हूं। अब बताइए कौन, अब जो इतने मूर्ख बुद्धि के लोग हैं, अब अगर मैं डिफेम कर रहा हूं तो भाई मैं फिर ठीक है भाई, दिस इज फाइन। अब यू कैन नॉट, मुझे व्यक्ति बताते थे यू कैन नॉट आर्ग्यू विद अ फूल, सो इट्स फाइन। हाल फिलहाल में आपने एक सॉडोमी का केस कोर्ट मार्शल किया है, एंड ये ऐसे केसेस अक्सर आते हैं, या इस केस में ऐसा पर्टिकुलर क्या था? कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दैट? ओके, अक्सर आते हैं, मतलब हाँ डेफिनेटली केसेस बहुत ज़्यादा हर तरीके के होते रहते हैं। सॉडोमी स्टैंड्स फॉर मैन ऑन मैन, ओके, अननेचुरल सेक्स विच इज मेड पनिशेबल अंडर सेक्शन 377 ऑफ द IPC, ये उसका भाग है। तो आर्म फोर्सेस में इसको कंडक्ट ऑफ अ डिसग्रेसफुल काइंड में पनिशेबल माना जाता है, सेक्शन 46A। और सेक्शन 377 तो ऑब्वियसली लागू होता ही है, क्योंकि IPC भी आर्म फोर्सेस पे लागू होता है। हाँ। तो इस केस में ये था कि तो 2 व्यक्ति थे, वो एलिगेशन ये थी कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को सोडोमाइज किया। हाँ, सो बिकॉज क्या रैंक सेम लेवल था या लेवल्स एक का हायर था, एक का लोअर? एक का हायर लेवल था। ओके, ठीक है। तो जिस पे एलिगेशन है, ये है एलिगेशन कि वो हायर रैंक का बंदा था, मतलब जो अक्यूज था। एक्चुअली यही एक बहुत बड़ी पॉइंट है। ये विवाद होता है कि क्या हम आर्म फोर्सेस में गेज को अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें हमारे जो आर्मी चीफ थे, आई थिंक जनरल बिपिन रावत थे, उन्होंने 5-6 साल पहले कमेंट दिया था, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही पास्ड अवे, that he said that we will not allow gays and LGBTQ community in the armed forces, in the army, क्योंकि जब अगर मान लीजिए आर्मी जैसी महकमे में, जहाँ पे आर्मी जैसे एस्टेब्लिशमेंट में, जहाँ पे लोगों का परसेप्शन ये होता है कि जो सीनियर है वो काफ़ी हद तक जूनियर्स के साथ कुछ भी, मतलब उन्हें ऑर्डर पास कर सकता है, जो उनसे कुछ भी काम करवा सकता है, सो देन देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर मैनिपुलेटिंग, मिसयूजिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग योर जूनियर्स। तो मान लीजिए अगर आप गेज को अलाउ करने लगे, तो अगर मान लीजिए कोई सूबेदार साहब हैं, या अगर मान लीजिए कोई कर्नल साहब हैं, वो अगर गे हैं, तो वो अपने जूनियर जो ऑफिसर्स हैं, जो उनसे जूनियर लोग हैं, उनको वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो खैर इस केस में भी यही एलिगेशन था जूनियर का कि इसने मुझे सेक्सुअली हैरेस किया है विदाउट माई परमिशन ऑब्वियसली।
फिर वो कोर्ट मार्शल में उसके खिलाफ वो अभी प्रूव नहीं हो पाया प्रॉपरली वो ऑफेंस. दिस इज द स्टोरी. आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, इफ यू कैन टेल हाँ मी? तो ऑफ कोर्स आई मीन लाइक बिकॉज आप ही फॉलो कर रहे हैं राइट हाँ, इसको नहीं, आई वाज हैंडलिंग, कोर्ट मार्शल ओवर हो गया था. हाँ इसमें ये था कि देयर वाज दिस गाय हु वाज ऑन हिज बेड एंड एलिगेशन ये है कि दूसरे बंदे ने आकर के ही जस्ट फोर्स्ड हिमसेल्फ अपॉन दिस गाय ओह गॉड एंड सेक्सुअली रेप्ड हिम. लेकिन वो फिर उसमें बहुत कुछ बातें थी जो कि प्रूव नहीं हो पाई. तो इसका भी डिसीजन क्या है हमें पता नहीं है. So is this common कि senior junior harassment, is it common? नॉट कॉमन. नॉट कॉमन इन द सेंस दैट देखिए वन ऑफ इंसिडेंट्स कहीं पे भी हो सकते हैं, तो आर्म्ड फोर्सेस में भी हो जाते हैं. लेकिन मेरे ख्याल से सिविलियन सोसाइटी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनसे बहुत कम होगा. हाँ ठीक है. लेकिन और अगर ये जो भी अगर हल्के फुल्के इंसिडेंट्स अगर आर्मी में हो भी रहे हैं तो इनको भी हमें थोड़ा सा इस लाइट में देखना पड़ेगा कि दीज पीपल आर वेरी डिप्राइव्ड. ओके, सो इफ़ यू आर नॉट अलाउड टू हैव एक्सेस टू दी सिविल स्ट्रीट, अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं रह रही है, अगर आप समाज में नहीं जा सकते हैं, अगर आप फ्रीली किसी से मिंगल नहीं हो सकते हैं, सो देन यू नो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड्स अप एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपन एंड यू नो ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स. yeah लेकिन रैम्पेंट अगर आप कहें तो नहीं है. टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इट इज़ नॉट रैम्पेंट इन द आर्म फोर्सेस, और सिविलियन सोसाइटी से मेरे ख्याल से कम ही है. आर्म फोर्सेस वो भी तो सिविलियन सोसाइटी का भी एक हिस्सा है ना. तो जो लोग हमारे समाज में वही लोग फौज में आते हैं. कुछ हद तक तो वो चीज़ जो सेम चीज़ जो समाज में है वो फौज में भी होगी. so moving on to a lighter segment, मैं कुछ statements बताऊंगी, आप उसे myth या reality में बताइएगा. ठीक है. lawyers करोड़ कमाते हैं. रियलिटी एंड अ मिथ ऑल्सो. रियलिटी फॉर सम, मिथ फॉर मैनी. court cases intentionally delay किए जाते हैं. 100% रियलिटी. आर्मी ऑफिसर्स का लाइफ ग्लैमरस होता है. रियलिटी. लॉ डिग्री लेने के बाद जॉब गारंटीड है. मिथ. डिसेबिलिटी पेंशन की अगर बात करें हम तो मुझे ऐसा आपके मैंने जितने भी वीडियोस में देखा आप बात कर रहे हैं इसके बारे में एंड यू आर फाइटिंग फॉर इट. आई बिलीव कि कुछ डिसेबिलिटी स्कोर होती है जिससे परसेंटेज एग्जैक्टली. तो कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दैट? डिसेबिलिटी पेंशन ऐसा है, मैंने इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ चुका हूँ. हाँ. कुछ दिन पहले हमने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी. हाँ. रक्षा मंत्री को भी चिट्ठी लिखी. हमने इसमें केसेस भी फाइल किए हुए हैं AFT में. तो इशू ये है कि डिसेबिलिटी पेंशन इज़ अ वेरी कॉमन सेंस सब्जेक्ट. और जब से हमने पता है, जब से फ़ौज है तब से डिसेबिलिटी पेंशन का कॉन्सेप्ट रहा है. ये है कि आप फ़ौज की नौकरी में आप कहीं गए, किसी ऑपरेशन में आप गए और आपको वहाँ पे कोई चोट लग गई, कोई इंजरी हो गई, तो क्योंकि आपने वो आर्मी की ड्यूटी के लिए आपने वो इंजरी सस्टेन करी और अब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होगा, अब आप दवाइयों पे ज़िंदा रहेंगे, अब आपको किसी ना किसी प्रकार के आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, आप आर्मी से निकलने के बाद आपकी एम्प्लॉयबिलिटी कम होगी, आपकी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन होगी, हज़ार तरीके की चीज़ें होंगी. इसलिए क्योंकि आप एक नॉर्मल व्यक्ति थे और अब आप डिसेबल्ड हो गए हैं एज पर आर्मी इटसेल्फ, तो इसलिए आपको उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको डिसेबिलिटी पेंशन अलग से मिलेगी. ये एक्चुअली बहुत बेसिक कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है. इसको सिविलियन सिस्टम में अगर देखा जाए तो इसको वाइकेरियस लायबिलिटी कहते हैं. अगर मान लीजिए कोई, अगर आप किसी का काम करने जा रहे हैं, उसकी वजह से आपका नुकसान हो गया, तो आपको वो नुकसान खुद से नहीं झेलना चाहिए. कॉमन सेंस की बात है, करेक्ट? हाँ. ठीक है. अगर मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यार 100 रुपये जाके आप उस व्यक्ति को दे दो, तो आप अगर 100 रुपये देने जा रहे हैं और अगर रास्ते में कुछ ऐसा हुआ, मान लीजिए आंधी आ गई, वो आपसे 100 रुपये का नोट उड़ के कहीं चला गया, तो वो उसका नुकसान आपको नहीं झेलना चाहिए ना. वो नुकसान जिसने आपको दिया है आपके एम्प्लॉयर को झेलना चाहिए. करेक्ट? सो इट इज़ बिकॉज दिस गाय वॉज डूइंग माई ड्यूटी, he went on my duty. If he has suffered an injury or a disability because of my duty, I should compensate him for that. This is the basic concept. हाँ, अब ये इसमें सिर्फ इंजरी या डिसेबिलिटी ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप एक्शन में गए हैं या आपको चोट लग रही है उसी से हो. जैसे आप जब एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में जब आप सर्व करते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में या कश्मीर में या सियाचिन में, तो आप एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में हैं, आपको धीरे धीरे करके टेंशन में आप रह रहे हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं, आप ओवरवर्कड हैं, आपको छुट्टी नहीं मिल पा रही, तो आपको लाइफस्टाइल, सो कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीजेस होने लगते हैं. हार्ट डिजीजेस, थायराइड डिसऑर्डर्स, BP,
dyslipidemia, all these things which are so called lifestyle diseases, but they are not really lifestyle diseases. They happen due to prolonged stress, due to chronic stress, due to acute tension, due to post traumatic stress disorders. ठीक है, तो ये चीज़ें आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, आप 2 साल बहुत स्ट्रेस में रहो, उसके बाद देखना आपको कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी. कहने को कह सकते हैं कि आप जंक खा रहे हो, आप लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, बट द सिंगल ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इल हेल्थ, टू डिजीज, टू डिसेबिलिटी इज बैड इमोशंस, इज रॉन्ग इमोशंस, इज स्ट्रेस, इज एंग्जाइटी ऑल द टाइम, काम का बोझ, ये टेंशन कि यार कोई डांट ना दे, इस जगह टाइम पे पहुंचना है, ये परेड होने वाली है, थिंग्स लाइक दैट. तो अब ये है कि सदियों से जिसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी वो टैक्स फ्री होती थी. एक ये कॉन्सेप्ट है. टैक्स फ्री में ये है कि अभी सरकार ने प्रपोजल दिया है कि हम इसको हम मतलब टैक्स फ्री पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन होती थी. सो नाउ दे आर सेइंग दैट वी विल विड्रॉ द टैक्स एग्जेम्पशन ऑन डिसेबिलिटी पेंशन. ओके. इसमें समस्या ये है कि जैसे मान लीजिए आपको महीने के 30,000 रुपये डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, तो डिसेबिलिटी पेंशन आपकी टैक्स फ्री होती थी अभी तक. तो जो भी हमने पहले टैक्स की बात करी, इनकम टैक्स, वो उस पर नहीं लगेगा. हाँ. ये था अभी तक का कानून, और अभी भी है ये. इसको जब भी इम्प्लीमेंट होगा तब अलग मैटर है. तो लेकिन अभी ये सरकार कह रही है कि हम इसमें आपको टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे. ठीक है. तो ये बहुत ही फ़नी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि मान लीजिए 2 व्यक्ति लीजिए आप, दोनों व्यक्तियों को एक साथ जा रहे हैं, एक आर्मी की गाड़ी में जा रहे हैं, दुर्भाग्यवश उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है. बहुत गाड़ियों का मतलब हज़ारों गाड़ियाँ चलती हैं, तो कभी कभार कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं. और वो टेरेन्स भी ऐसे मान लीजिए आप माउंटेनस टेरेन्स में जा रहे हैं. हाँ. कई बार ऐसा है कि आर्मी की गाड़ी खाई में गिर गई, गड्ढे में गिर गई, अनफॉर्चुनेटली दुर्घटना हो गई या लैंडस्लाइड हो गई. हाँ. तो मान लीजिए आप दुर्घटना हुई, एक गाड़ी में जा रहे थे 20 लोग आर्मी के एक ट्रक में. 20 लोगों में से उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ 5 लोगों को चोट लगी. 2 व्यक्तियों को एकदम सेम चोट लगी, लिगामेंट टियर और ACL टियर, टांग में फ्रैक्चर वगैरह हो गया, सीरियस इंजरी हो गई. एक के तो फिर दोनों के रॉड डली पैर में. ठीक है. और डिसेबिलिटी है लेट अस से 30%. ठीक है. ये 30% आर्मी मेडिकल अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगे. अब एक व्यक्ति कहता है कि ठीक है भाई, और इन दोनों की नौकरी 20-20 साल हो रखी है. ठीक है. तो हवलदार ए कह रहे हैं यार देखो पेंशनेबल नौकरी हो गई, 20 साल, 15 साल में पेंशन मिल जाती है, अब 20 साल मेरी नौकरी हो गई, तो ऐसा भाई मैं तो अपना पेंशन लेके घर चले जाता हूँ. हाँ. तो अब उसको नॉर्मल पेंशन मिल रही है एक्स अमाउंट, प्लस डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है 30,000 रुपये टैक्स फ्री. ठीक है. और एक ये जो दूसरा बंदा है जिसने उसके बाद वो सर्विस में कंटिन्यू कर रहा है, हाँ. वो 2026-2027 में जाएगा. हाँ. अब आप उसकी डिसेबिलिटी पेंशन को आप टैक्स लगा देंगे, क्योंकि उसने ज़्यादा लंबे समय तक सर्व करने की उसके अंदर इच्छा थी. सो बेसिकली आपने जो एक डिसेबिलिटी पेंशन जो हर कोई सोच के चल रहा था कि यार मेरा टैक्स फ्री रहेगा, और आपने फाइनेंशियल प्लानिंग उस हिसाब से करी. अब आप उस व्यक्ति की डिसेबिलिटी पेंशन, जो कि हमने आपकी ड्यूटी करी, हमने आपके लिए अपनी जान को जोखिम पे डाला, हमने क्या क्या मुसीबतों का सामना किया, किस किस एनवायरनमेंट में हम रहे, अपनी पूरी फैमिली से दूर रह करके, सब कुछ अपना कॉम्प्रोमाइज़ करके. इट्स नॉट ईजी टू फेस बुलेट्स, ओके, व्हेन यू आर इन एन ऑपरेशन. आई हैव नेवर फेस्ड, बट पीपल टेल मी. एक मेरा दोस्त था, उसके कान के पास से गोली निकली थी. उसने बताया भाई उस दिन पता चला क्या होती है लाइफ की क्या वैल्यू होती है. तो आपने जब ये जीवन जी करके किसी के, मान लीजिए ऐसा है कि माइंड ब्लास्ट में किसी की टांग उड़ गई, you've lost a limb, and let us say for 5 years, for 10 years, आप एक डिसेबिलिटी पेंशन आपको मिलती आ रही है. अब उसमें सडनली वो उस पर अब आपकी वो पेंशन कम हो गई. सो इट फील्स लाइक, एक्चुअली जो पहले मैंने एक बात थोड़ी सी गलत बोलती थी, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ अभी. ये डिसेबिलिटी वाले क्वेश्चन पे मैंने ये कहा, एक्चुअली वो 2015 में जिसको डिसेबिलिटी पेंशन जो भी मिल रही थी, उसको ये लोग अब उस पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर देंगे. तो जो बंदा 2015 में गया, जो बंदा 2026 में भी जा रहा है,
अब दोनों को उस पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली आप एक फौजी के नज़रिए से देखिए मैं गया आर्मी में पैसे के लिए नहीं, मैं गया क्योंकि मेरे को देश की सेवा का जुनून था। मेरे को आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई नेशन। कितने ऐसे देश में गांव होते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वहाँ पे उनकी फैमिली में ट्रेडिशन है कि हमें हर पीढ़ी से कम एक लड़के को फौज में भेजना है। तो उनके यहाँ इतना ज़्यादा फौज का ऑनर होता है। नाउ वो बंदा गया, उसने अपना पूरा जी जान से मेहनत करके नौकरी करी, अपने पर्सनल सेफ्टी को उसने स्टेक पे रखा। उसके बाद उस बंदे को, क्योंकि उसने अपनी पर्सनल सेफ्टी को स्टेक पे लगा, इसलिए उसे डिसेबिलिटी हो गई। हाँ। अब आप पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से मेरे को वो डिसेबिलिटी पेंशन देते आ रहे हो। अब भाई हमें उसकी आदत है, राइटली और रॉन्गली, कुछ लोग कहेंगे रॉन्गली आपको आदत है, लेकिन यार वो कोई मजाक के लिए थोड़ी ना मिल रहा है, वो मस्ती के लिए नहीं मिल रही है वो चीज़ मुझे, उसको मैंने कमाया है। अब आप उस पर टैक्स लगा रहे हो तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी? हाँ। मतलब आपके लिए किसी बंदे ने अपनी टांग दे दी, किसी ने आँख किसी की फूट गई, किसी के हाथ कट गया, लेकिन आपके लिए मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? अब जो मैं वो बात पहले कह रहा था, वो वाला एग्जाम्पल इसके लिए बेटर सूट करता है। ये जो इन्होंने एक नई डिसेबिलिटी की पॉलिसी लाई, GMO यानी कि गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स 2023 और एंटाइटलमेंट रूल्स 2023, इसमें यह है कि जो भी व्यक्ति 21 सितंबर 2023 के बाद से जो आर्मी से रिटायर हो रहा है, आर्मी या नेवी एयरफोर्स से रिटायर हो रहा है, उसको ये लोग नए इस पॉलिसी के आंकड़े पे हाँकेंगे। तो इसमें मान लीजिए कोई बंदा जो 2015 में जिसको चोट लगी, वो आर्मी से बाहर गया, उसको आर्मी के डॉक्टर्स ने कहा कि आपको 30% डिसेबिलिटी है, तो इसलिए उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। लेकिन जो हवलदार ए को 50% डिसेबिलिटी पेंशन मिल गई, हवलदार बी है, वो कहता है नहीं भाई कोई बात नहीं, मेरे को चोट लग गई, फिर भी मेरा देश के लिए जुनून ऐसा, जज्बा ऐसा है, या मेरे को भाई दूसरी कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, मेरे को ज़रूरत है नौकरी की, मेरे घर में भी बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं बेरोजगार हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं नौकरी करना चाहता हूँ। हाँ। तो मैं और नौकरी कर रहा हूँ। हाँ। अब 2023 के बाद से अगर वो हवलदार बी 2025 में आर्मी से बाहर जाना चाह रहा है, उसको भी सेम इंजरी हो रखी है, सेम इंसिडेंट हुआ, सेम उसकी इंक्वायरी हुई, सेम डॉक्टर्स ने असेस किया है, लेकिन क्योंकि उसने ज्यादा नौकरी करी और क्योंकि उसके टाइम पे नया कानून आ गया, अब उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो 2023 की जो पॉलिसी है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई है। पहले जिनको 30%, 40%, 50% डिसेबिलिटी पेंशन आर्मी के ही डॉक्टर्स दे रहे थे, अब ये उसको कहते हैं 2% आपकी डिसेबिलिटी है, 3% डिसेबिलिटी है। पहले जिस चीज़ को ये मानते थे कि ये आर्मी के स्ट्रेस की वजह से, ये आर्मी की लाइफ की वजह से आपको डिसलिपिडीमिया हो गया, आपको थायराइड एलिमेंट्स हो गए, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, तो आपको ये आर्मी की देन है, आर्मी की वजह से आपको एलिमेंट्स हो गए। अब ये लोग कहते हैं कि आपके लाइफस्टाइल डिजीज हैं, आपने अपनी लाइफ को ठीक से नहीं जिया, इसलिए लाइफस्टाइल डिजीज है। तो एक बंदे ने जिसने पहले नौकरी छोड़ी, उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती रहेगी। जिसने अपनी देश की सेवा के लिए, जिसका जुनून ज्यादा है, जिसको यह है कि मैं आखिरी सांस तक देश की सेवा करना चाहता हूं जब तक अलाउड हूं, उसको आप डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दे रहे। दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। सो इस पे वर्क अराउंड कब तक आप देख सकते हैं कि कुछ होगा? एनी टाइम? मैं तो लड़ रहा हूँ 2 साल से। हाँ, और सी इट इज अबाउट मनी। ओके, आई एम अ बनिया, मैं बता सकता हूँ। That is on the lighter side. For government, most of the things are about money. Yeah. It's about saving money. तो हज़ारों लोग आर्मी से निकलते टाइम पे डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे थे, तो सरकार पे करोड़ों रुपए का, हज़ारों करोड़ रुपए का लाइबिलिटी बनती है। सो दे वांट टू सेव दैट फंड। ये बात ठीक है, कई लोग डिसेबिलिटी पेंशन को गलत तरीके से ले रहे थे, क्योंकि कई बार ऐसे पाया जाता है कि देखिए एक्चुअली क्या है ना, डिसेबिलिटी अगर आपने घोषित करा दी आर्म्ड फोर्सेस में, तो आपको उसका प्रमोशन नहीं होता है, ठीक है। अब लेकिन कोई लोग ऐसे पाए गए कि जब वो रिटायरमेंट के जस्ट 10 दिन पहले वो बता रहे हैं, सर मेरे को बहुत ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा, मेरी आईसाइट वीक हो गई, हाँ ऐसे ऐसे करके। अब उसका कोई दवाई तो है, कोई मतलब ऐसा टेस्ट तो है नहीं जिससे आप पता कर लें कि आईसाइट कितनी वीक हो गई। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा आप क्या कह रहे हैं, सॉरी आई कांट हियर यू। फिर हॉस्पिटल चले गए। अब कोई इसका फूल प्रूफ टेस्ट तो है नहीं।
ठीक है, तो आपने कोई ऐसी ऐसी बीमारियों का आविष्कार किया जिसको मेडिकल अथॉरिटीज रिफ्यूट ना कर पाए, और फिर आपने लिखा लिया कि जी सॉरी ये बंदा डिसेबल हो गया। लास्ट नौकरी छूटने से जस्ट 1 महीने पहले 2 महीने पहले बंदा डिसेबल हो गया, क्योंकि भाई डिसेबिलिटी पेंशन मिल जाएगी। बढ़िया है, 50-60 हज़ार रुपये सरकार पे हम दामाद बने रहेंगे, सरकार को लूटेंगे, क्योंकि एम सबका ये है इस देश में कि जो भी बाहर जा रहा है, जिंदगी भर नौकरी करी, उसमें अच्छी खासी सैलरी मिली, फिर भी सरकार को लूटना है। तो ऐसे जो लुटेरे थे लोग, ये इनकी तादाद बहुत बढ़ गई थी, इनकी संख्या मतलब हज़ारों में लाखों में जो भी जा रहा है डिसेबिलिटी पेंशन लेते हुए जा रहा है। तो सरकार ने सोचा भाई क्या करें, कितना इनको पैसा दें, आधे कितने हज़ारों करोड़ का फंड तो पेंशन देने में जा रहा है। मेरे ख्याल से अब मैं इसका वो स्टैटिस्टिक्स भूल रहा हूँ, हिमाचल में शायद ये है कि 77% सरकार का जो बजट है वो पेंशनर्स को पेंशन देने में जा रहा है। Oh God. तो जो ऐसे डिफेंस बजट भी है, अब उसमें अगर आप हज़ारों करोड़ रुपए या पता नहीं कितने 100 करोड़ जितने भी करोड़ों रुपए आप दे रहे हो पेंशनर्स को ही, तो भाई वी कुड हैव बेटर स्पेंड दैट मनी इन प्रोक्योरिंग सम वेपन्स और इम्प्रूविंग द लाइफस्टाइल ऑफ सर्विंग फौजीज और मे बी इम्प्रूविंग आवर सैलरीज। जो मैं बात कह रहा हूँ टैक्स फ्री अगर करना है, अगर टैक्स फ्री करना है तो पैसा पेड़ों पे तो उग नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं से तो काटना पड़ेगा ना। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट गवर्नमेंट थॉट इट वेरी राइटली दैट पीपल आर मिसयूजिंग the provision of disability pension and they are creating false, they are feigning false disabilities. So we want to put a stop to this issue of disability pension, but that stop should not be a blanket stop. उसमें आपको उसको आप इस तरीके से उसमें checks and balances लगाते हैं कि जो व्यक्ति डिजर्विंग है उसको मिल रहा है, जो व्यक्ति डिजर्विंग नहीं है उसे नहीं मिले, उस पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट अस से दिल्ली में 4 मर्डर्स हो जाते हैं चाकू से, तो मैं कहता हूँ जी कि पूरे ना दिल्ली में चाकू ही बैन कर देते हैं। अब आप सब्जी किससे काटोगे घर में? जो बंदे को जेन्युइन डिसेबिलिटी है आज की तारीख में उसको भी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल पा रही है। आज की तारीख में सिचुएशन ये है कि बहुत ज़्यादा लोग 5-5 बीमारियां लेके घूम रहे हैं, जो कि सारी आर्मी में आने के बाद से हुई। इतनी ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हैं, जो पहले 80% डिसेबल्ड आर्मी के डॉक्टर्स ने घोषित किया था, आज की डेट में उन्हें भी डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी मुश्किल हो गई है। लोग ऐसे हैं, उनको पता है कि यार मैं आर्मी से 2 साल बाद निकाले जाने वाला हूँ और मैं क्या करूँगा बाहर जा करके, बट दे आर ऑल्सो नॉट गेटिंग डिसेबिलिटी पेंशन। सो यू शुड नॉट पुट अ ब्लैंकेट बैन। राइट नाउ व्हाट दे हैव डन इज अ ब्लैंकेट बैन। इसको कोई बात मानेगा नहीं, क्योंकि एज पर देयर पॉलिसी, एज पर द GMO एंड ER आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल सकती है, लेकिन 100 में से 1 केस को भी वो डिसेबिलिटी पेंशन आज की तारीख में सैंक्शन नहीं हो रही है, बिकॉज देव मेड इट सो टफ। अगर आप मतलब उसके इतना ज़्यादा उसका टफ, मतलब आपका अगर आप पहाड़ों में गए हैं, आप इतने दिन से ज़्यादा इस कंडीशन में रहे हैं और ये कंडीशन उसमें प्रिसीड कर रही है, प्लस आपने ऐसे ऐसे लापरवाही करी, 1000 चीज़ें जब परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस होंगी, देन दे विल गिव यू डिसेबिलिटी पेंशन। इट हैज़ बीन मेड सो डिफिकल्ट दैट राइट नाउ नो वन कैन गेट डिसेबिलिटी पेंशन विदाउट फाइटिंग अ लीगल बैटल फॉर एटलीस्ट 5 years। पहले आप EFT में लड़े हैं, फिर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़े, तब आपको even if you're very fortunate, then you will get disability pension. So there are 2 main things about disability pension. One is this tax, second is this policy. About both these things I keep writing to various important people, you know, like Raksha Mantri and President of India and everyone else. But people have to be a little bit of a, you know, we have to adopt a humane approach. भाई जिस बंदे को लगी यार अपना बंदा है, यार अपना फौजी है, अब मेरा सिपाही था, उसने मेरे आदेश पे कितनी ड्यूटी करी है। एक हमारा बंदा था वॉलीबॉल का प्लेयर, आपने शायद सुन रखा होगा अगर आपने मेरे प्रीवियस पॉडकास्ट देखे हैं। इतना बढ़िया बंदा था वो, स्मैशर था, उसके दोनों घुटने जवाब दे चुके थे, वो नी कैप लगा के खेलता था। वो कहता था साहब मैं लास्ट तक खेलूंगा। उसको डॉक्टर्स ने डिसेबल्ड घोषित कर रखा था, उसको कह रखा था भाई खेलना बंद करो, तुम्हारे पूरे घुटने जवाब दे जाएंगे। वो कहता साहब मैं भले ही जिंदगी भर अपाहिज रहूं, लेकिन मैं अपनी कंपनी के लिए, अपने बटालियन के जरूर खेलूंगा। ये जज्बा होता है, हमारी फौज में ये जज्बा है। मैं भी स्कूल में फुटबॉल खेलता था, मेरे को भी लगता था यार मतलब भले ही पता है कि मैं जो स्टंट मारने की कोशिश कर रहा हूँ उससे इंजरी हो सकती है, लेकिन भाई मेरे को अपने स्कूल टीम को जिताना है। मेरे लिए आज की तारीख में ये इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए फौज में हम यही टाइप का जज्बा चाहते हैं। भाई गोलियां उड़ रही हैं वहां से, पता है लग सकती है, सिर फटेगा, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बट स्टिल आई एम गोइंग इनटू दैट बैटल, आई एम नॉट केयरिंग अबाउट माई सेल्फ। एंड दैट सेम एटीट्यूड वी कैरी इनटू द स्पोर्ट्स फील्ड, बिकॉज दिस इज आवर ट्रेनिंग, दिस हाउ वी आर टॉट। वो आपके लिए वो खेल का मैदान नहीं, वो जंग का मैदान है। I was doing boxing in my academy for higher level boxing. I got selected for it. So my company commander said
कभी यू फाइट लाइक देयर इज नो टुमारो। पूरा जी जान उसमें झोंकनी है। जो कर रहे हैं वो खेल नहीं है हमारे लिए, वो हमारा दैट इज द एटीट्यूड फॉर लिविंग, दैट इज द डीएनए ऑफ अ फौजी। आप उस डीएनए के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि फिर बंदा ये सोचेगा यार मतलब पेंशन, यार पेंशन बहुत छोटी बात है, पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन। बात ये है कि मतलब ऐसा लगता है कि आपके लिए, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी को न्यौछावर किया, यार तुम्हारे लिए पैसा बड़ा है। दिस इज व्हाट हर्ट्स मी। मेरे को पता है कि मेरे घुटने जवाब दे चुके हैं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए खेल रहा हूं। और तब तक तुम कहते थे कि ठीक है तुम्हें डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, बाद में तुमने एक बैकडोर से, मतलब बैकडोर टाइप एक पॉलिसी बना करके मेरे को जो 15 साल पुरानी इंजरी है उसके लिए तुम कह रहे हो कि अब तुम्हें डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए मनी इज मोर इंपॉर्टेंट। तुम्हारे लिए मनी इज सो इंपॉर्टेंट। मैं ना एक बहुत सिंपल बात बता देता हूँ। जो ये MP MLAs होते हैं, विद ऑल ड्यू रिगार्ड टू देम, मैं कुछ टाइम पहले ये पढ़ रहा था, इसमें मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला। देश भर में 1,500-2 हज़ार होते हैं शायद MP MLAs, आई मे बी रॉन्ग, वॉट एवर इट इज़। ये अगर ये एक दिन की भी नौकरी कर लेते हैं, इनकी पेंशन बन जाती है लाइफ लॉन्ग। और अगर ये 2 टर्म काटते हैं तो 2 पेंशन, 4 टर्म काटते हैं तो 4 पेंशन। तो क्यों इनको 4-4 पेंशन मिलनी चाहिए? तब आपको सरकार के बजट का नहीं दिखता है क्या हो रहा है? When hundreds of crores are being spent on these people and their terms are much shorter. Even if you serve your full term, आपका 5 साल का एक टर्म है, 5 आप MLA MP बने, आप 50 साल की उम्र में 55 साल तक आप निकल गए, तो आपने केवल 5 साल करके आप 25-30 साल पेंशन लोगे। फौजी बंदा तो फिर भी 20-25 साल नौकरी करने के बाद पेंशन ले रहा है। तो तब आपको नहीं लगता कि जी कि फंड्स का क्या होगा, पैसों का क्या होगा, वट एवर इट इज। और अगर आपको लगता है कि ठीक है जी, दे आर द cream of this nation and they are the most important VIPs and God's own, if these politicians and leaders are so important, it is fine, I will grant that also to you. I am saying सब लोगों का ना, इंडिया में 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं, सब की आप सैलरी ना 0.1% कम कर दो, सबको बराबर का वो पेनलाइज करो ना। अगर आपको फाइनेंशियल क्रंच हो रहा है तो सिर्फ फौजियों को क्यों पेनलाइज कर रहे हो? आप 1%, 2%, 0.1% आप बाकी सब लोगों से कम कर लो यूनिफॉर्मली, जो आपको डिसेबिलिटी पेंशन काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप उससे कितना बचा रहे हैं, मतलब जो आपका हजारों करोड़ का जो पेंशन का बजट है, उसको आप और कहीं से फुलफिल कर लो। 2 करोड़ लोगों को आप मैं कह रहा हूँ, आप इसमें कमीशन बिठाइए, you employ retired Supreme Court judges and bureaucrats and whoever else and let them do the math. It is my open challenge. मैं जितनी मेरे अंदर बुद्धि है मैं उससे कह रहा हूँ, आप अगर सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का आप 1% कम कर दो, ये नहीं होगा क्योंकि सड़कों में आग लग जाएगी। क्योंकि आप और किसी का कम करोगे ना, 1 सेकंड के अंदर आंदोलन होंगे। यू ट्राई प्लेइंग अराउंड विद द IAS लॉबी, दे विल मेक द नेशन कम टू अ स्टैंड स्टिल। फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, you try to play around with anyone else, but because फौजीज they are the most disciplined, उनके खिलाफ आप कुछ भी कर लो, वो चू नहीं करते, वो मुंह नहीं खोलते, they don't have a फौजियों के साथ करने से आपकी पॉलिटिक्स में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फौजी कम्युनिटी छोटी होती है कंपैरेटिवली। फौजी आदमी वोट नहीं देता है, सर्विंग फौजी आदमी जो सियाचिन में पड़ा है वो क्या वोट दे देगा, जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ा है वो क्या वोट दे देगा। मैंने 10 साल में एक बार वोट नहीं दी तो 10 साल 11 साल में, क्योंकि उनके लिए, और फौजियों की कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं होती, क्योंकि भाई हमारा तो कोई धर्म नहीं है, हम तो ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, हमारा तो एक धर्म है, भारत माता। हमें तो भारत माँ की मिट्टी से प्रेम है, हमें उसी की नौकरी करनी है। तो अब किसी को ये भी नहीं है कि इनको हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स करके वोट ले लेंगे फौजियों से। तो वोट के लिए हम, वी आर नेवर इंपॉर्टेंट एज अ पॉलिटिकल item to take leverage on. So this is how, whenever entitlements are to be curtailed, why from Fauj? Curtail entitlements from civilians. They will burn your cities, and then you will come to know how to curtail entitlements. This is the, this disability pension, and this, these 2 aspects of disability pension. One is this retrospective application of GMO and ER23, and the other is this tax exemption withdrawal. मैं ये बात कहना चाहूँगा कि Indian Armed Forces and Indian soldiers are so brave कि वो सरहद पार ऑपरेशंस करते रहे हैं, वो ये स्पाई ऑपरेशंस भी करते रहे हैं। ये इतने जाबाज होते हैं, इनके हौसले इतने बुलंद होते हैं, मेरे से तो 100 गुने बेटर हैं। ठीक, तो ये जो हमारे फौजी लोग इतने जाबाज होते हैं, ये सिर्फ यही नहीं है कि ये स्पाई ऑपरेशंस करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करके आते हैं। तो मतलब
they are the bravest of the brave people, and you know, actually this para regiment people and NSG and you know, these people are mind blowing. मैंने इनके साथ कभी नौकरी करने का मुझे सौभाग्य नहीं हुआ. मेरे पास में मार्कोस का एक कुछ टुकड़ी पोस्टेड थी जब मैं कश्मीर में था. बट यू नो, देयर माइंड इज सो स्ट्रॉन्ग. एक्चुअली मैंने इसकी थोड़ी झलक देखी हुई है जब मैं OTA चेन्नई में था. तो वहाँ पे अकेडमी में बहुत कुछ हो जाता है. तो वहाँ पे ऐसा है कि कभी हम अंडरवेयर में हैं और साइकिल उठा के ऐसे 200-300 टाइम पुशअप्स. मतलब साइकिल को वी यूज्ड टू बी यूजिंग द साइकिल फॉर पुशअप्स. ओके, दैट इज यू नो वन काइंड ऑफ अ एक्सरसाइज. एंड कई बार ऐसा है कि इस पे जो ओके, आई से इट. सो सड़क है वो बहुत गर्म है, उसमें वो टार्ड रोड है, ठीक है, उसमें आप ऐसे हाथ रखेंगे पुशअप्स करने के लिए. तो जब उठ रहे हैं पुशअप तो पपड़ी उतर रही है हाथों की, मतलब स्किन इज गेटिंग पील्ड ऑफ. एंड उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ जो हमारे साथ के जो कैडेट्स थे, चेहरे पे ना कोई पीड़ा का शिकन नहीं है. देयर इज नो साइन ऑफ सफरिंग इन देयर फेसेस. कहीं ऐसा है कि हॉकी मारी जा रही है किसी को, दैट हैपेंस फॉर वेरियस रीजंस. सो हॉकी पड़ रही है बटक्स पे एंड दे आर स्माइलिंग. आई वाज सरप्राइज्ड. वी हैव दिस काइंड ऑफ पीपल इन आवर आर्म्ड फोर्सेस. तभी मैं कह रहा हूँ मेरे से बहुत बेटर हैं ये लोग, मेंटली, फिजिकली ऑल्सो. सो एंड दैट इज व्हाई आई से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर यू नो ब्रिलियंट. दे विल रिप अपार्ट एनीवन. In terms of equipment, this is a political thing. Okay? इक्विपमेंट किसके पास कौन सी मिसाइल्स हैं, किसके पास कौन से फाइटर जेट्स हैं, अमेरिका के पास ये है, इसराइल के पास कुछ और है, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी के पास कुछ और. बट आई एम सेइंग द जो जज्बा होता है, जो जुनून होता है, जो मेंटल मेकअप होता है, जो अपने आप को सैक्रिफाइस करने का जो हमारे सनातन धर्म में सदियों से, हजारों सालों से जो जज्बा है, जो जुनून है, वो मेरे ख्याल से दैट इज व्हाट मेक्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आउटस्टैंडिंग. दैट इज व्हाट मेक्स अस अनबीटेबल. हाँ, and you know, we are like undefeatable. You know, you have to rest assured that when Indian Army is there, you are sure that you are safe. No bloody idiot can touch India as long as the Indian Armed Forces are there. अब political failures हो, bureaucratic mess up हो, we can't take any guarantee for that. Because we function under the instructions from the, you know, bureaucracy and red tapeism and politics, and which is a lot is required to be done about that. But as far as the Indian Armed Forces are there, आखिरी बूंद खून के आखिरी कतरे तक हमारा हर एक जवान इस कदर लड़ेगा कि we have to be completely tension free about it, about our security. तो क्या हमारे देश के लोग जो ये स्पाइज और जो सोल्जर्स हैं जो कहीं डिप्लॉयड हैं, जैसे कि मूवी में दिखाया गया है कि दे वर जस्ट वो डिप्लॉयड थे यू नो पाकिस्तान में, एंड देन उनको एक्टिवेट किया गया, एंड दैट्स हाउ यू नो द होल मूवी स्टार्टेड. तो इनके लिए कुछ अलग से पेंशन होता है या इनके लिए कुछ अलग से एक तरकीब होती है कि इनको कैसे लाया जाए वापस, या इनकी ज़िंदगी उसी में कट जाती है? इनके लिए क्या है? अब लॉन्ग 12 मार्क आंसर बताता हूँ. तो ये है कि देखिए, मेरे ख्याल से इस टाइप की जो व्यक्ति चीज़ें कर रहा है वो जुनून के लिए कर रहा है. वो कोई पैसे के लिए नहीं कर रहा. मैं पेंशन है एक बहुत ही कंपैरेटिवली छोटी चीज़ होती है. कोई नौकरी के टाइम पे पेंशन का सोचता नहीं है. ठीक है, आप मुझे बताइए, आप कौन सी पेंशन के लिए 50,000 60,000 रुपये के लिए कौन अपनी जान को जोखिम में लगाया पाकिस्तान जाकर के ड्रामे करेगा? ठीक है, आई मीन हु विल यू नो गो अमंग्स दैट sick society and just for any amount of money and put your life at stake. No one will. But reality of India is कि maximum लोग जो हैं, जो एक ground reality तो यही है ना कि जो पैसे जितना कमाते हैं लोग, वो as you know कि rich people are getting richer in India. Correct. And the poor people remain in that same level. Yes. तो I think उनके लिए एक motivation भी हो सकता है कि नहीं, हम एक कुछ हटके करेंगे, हमारा नाम होगा और हमारे फैमिली हमारे बाद विल बी टेकन केयर ऑफ. देखिए, आर्म्ड फोर्सेस में अगर आप हैं या अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको कोई अलग टाइप की ड्यूटी करने का कुछ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है.
थोड़ा सा डेप्यूटेशन अलाउंस मिल सकता है, विच डेप्यूटेशन अलाउंस कितना होगा? मान लीजिए अगर आपकी तनख्वाह जो मेजर मोहित शर्मा पे मूवी फिल्माई गई है, सो पीपल से राइटली रॉन्गली व्हाटएवर इट इज, अब अगर कोई बंदा मेजर है आज की तारीख में एज अ मेजर, अब वो राजमाई ने वो रील बनाई थी, वो काफ़ी वायरल हो गई थी, जो जैसे मैं ही बता रहा हूँ मेजर की क्या सैलरी होती है। मेजर की सैलरी आज की तारीख में सब मिला जुला करके 1.5 लाख के करीब होगी, ठीक है, जो 10 साल अच्छे से बताया था, तो 80,400 रुपये मेरा था, ठीक है, 42,600 रुपये समथिंग मिलता था डियरनेस अलाउंस, वो अब थोड़ा बढ़ गया, अब 60% हो गया है। तो इन शॉर्ट 1.5 लाख के करीब एक मेजर का वो हो सकता है, प्लस वो हाउस अलाउंसेस वगैरह, वो सब स्मॉल थिंग्स आ गए। आई एम सेइंग अगर आप इंडिया में एज अ मेजर हैं और अगर आप कोई भी मिशन में जा रहे हैं, पाकिस्तान में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको डेप्यूटेशन अलाउंस कितना मिल जाएगा? अगर कुछ है भी तो पहली बात तो कुछ खास होगा नहीं। डेप्यूटेशन अलाउंस 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, इसके मतलब हाउ मच परसेंटेज इट इज ऑफ योर सैलरी? इफ यू आर मेकिंग 1,50,000 अ मंथ, हाउ मच डिफरेंस विल 5,000 अ मंथ मेक फॉर यू? नो डिफरेंस। डेप्यूटेशन अलाउंस अच्छा होता है यूनाइटेड नेशंस में जब हम जाते हैं, यूएन की, उसमें ठीक बढ़िया 1.5-2 लाख 3 लाख टाइप का, उसमें अच्छा डेप्यूटेशन अलाउंस मिल जाता है। मैं कभी नहीं गया हूँ, आई वाज नेवर सिलेक्टेड, सो आई एम सेइंग दैट नो वन विल डू इट फॉर दिस काइंड ऑफ अ फॉर दिस डेप्यूटेशन मनी। मोरओवर यू विल, it's not that anyone will be sent for it. You have to be handpicked, you have to be good enough, you have to prove yourself. A person like me may not pass that test, many persons may not pass that test, whatever is the qualifying criteria for being selected for such missions. Huge overwhelming majority of people will not pass that standard of fitness physically, mentally and whatever other things may be there. So people will not pass it. So I'm saying no one goes just for money. जंग के मैदान में अगर किसी सोल्जर, जो सोल्जर अगर शहीद हो जाते हैं तो उनके लिए क्या कॉम्पनसेशन लॉज हैं गवर्नमेंट की तरफ से? इसको सुप्रीम सैक्रिफाइस कहते हैं। शहीद थोड़ा वर्ड अलग ओरिजिन्स हैं उसकी। ओके। हाँ, तो कॉम्पनसेशन उन्हें ये मिलता है कि उनको उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली को पेंशन मिलेगी ऑब्वियसली। हाँ, सो डिसेबिलिटी में पेंशन मिलती है थेरेटिकली, डिसेबिलिटी में बहुत थेरेटिकल है, लेकिन डेथ केसेस में मिल जाती है जनरली। डेथ केसेस में भी कई बार डिले हो जाता है उसको। हम जब मैं कश्मीर में था तो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि 2 बंदे थे, उनका एक पोल में सिर लग के उनकी डेथ हो गई थी। तो इट वाज अ फिजिकल कैजुअलिटी, डेथ फेटल कैजुअलिटी। तो उनकी फिर एक्चुअली जो फाइल्स प्रोसेस होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स, यू हैव टू प्रोसेस द फाइल, यू हैव टू कैरी आउट इंक्वायरी, जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता है तब तक उन लोगों की पेंशन भी थोड़ी अटकी रहती है। तो उसमें कई बार 1 साल, कई बार 6 महीना, 8 महीने लग जाते हैं, विच इज़ अ लिटिल अनफॉर्चुनेट, बट डेथ के बाद पेंशन डेफिनेटली मिलती है फैमिली को। वॉचिंग द करंट वॉर, जो सिनेरियो चल रहा है इजराइल, ईरान, यूएस, वॉर का डिफरेंस क्या है जो हम सिविलियंस इमेजिन करते हैं, जो हम न्यूज़ में देखते हैं, और जो ग्राउंड रियलिटी चल रही होती है? व्हाट्स द ग्राउंड रियलिटी? मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने कोई वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं कोई ऑपरेशंस में भी नहीं गया, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, लोग बहुत आराम से कहते हैं कि लड़ाई कर दो, जंग कर दो, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी कह रहे थे इंडिया पाकिस्तान में, बट किसी भी सिविलियन को ना कोई वॉर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितना कष्ट झेलना पड़ता है, क्या इकोनॉमी में सफरिंग होती है, many people don't realize that. And I also don't know what it is like to be in war, because it must be excruciatingly difficult. आपकी सारी पहले ही आप इतना कुछ, आपके पास फैसिलिटीज आपकी टेकन अवे हैं, वॉर में so many restrictions would be there, people are dying, bombs are exploding, it is a crazy situation, it should not happen. Wars should not be happening. Right. So we are very fortunate, India, that we are not in a situation of war. War is not something which is fun at all. तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में जो वॉर नहीं होनी चाहिए, तो वो भी एक टेक ड्रिवन वॉर हो जाएगा, कि एआई से रिलेटेड, ड्रोन, उस मिसाइल्स, बस इस तरीके से ही चलेगी वॉर? Definitely, obviously, it is inevitable. War has to be more and more technology based. देखिए, टेक्नोलॉजी कोई भी कहीं आती है ना, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ ही डिफेंस पर्पसेस के लिए किया जाता है। इंटरनेट का आविष्कार इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिकन आर्मी को अपना
सिक्योर्ड सिस्टम में कम्युनिकेशन करना था जो कि इजीली कोई और इंटरसेप्ट ना कर सके. सो इनफैक्ट डिफेंस सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट important influencers for innovation and technology and AI also. जो भी कोई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है वो सबसे पहले डिफेंस में यूज किया जाता है. This invisibility suits, invisibility cloak and this cloning and ये सारे डिफेंस में यूज किए जाएंगे. कोई ऐसा है कि नींद आने की दवाई, हाँ, वो इसमें टेक्नोलॉजी में वॉर्स में यूज किए जाएंगे. ड्रोन्स विल बी डेफिनेटली यूज्ड इन वॉर्स. More and more it is going to be AI based. This is going to be all over the world. There's no two ways about it. Right now also, see, traditional war is not going to happen so much. This is my perspective. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. मे बी और लोग बेहतर इस चीज़ के बारे में पर्सपेक्टिव दे पाएंगे, बट जो मेरा पर्सपेक्टिव है मैं वो बता दे रहा हूँ. AI is going to be used extensively. We don't know, it might be already extensively being used. Okay. And this drones can be made into AI or they are already AI controlled. Cyber warfare is already very real. आपको किसी का आपको नर्व चोक करना है, किसी की भी मेन आर्टरी चोक करनी है, आप उसको साइबर अटैक कर दीजिए. अगर आपने उसका इंटरनेट का सिस्टम को कैप्चर कर लिया है, then the nation will be on its knees. This is for any nation. ऑब्वियसली आसान नहीं है कि किसी के भी आप साइबर अटैक आसानी से कर सकें, बट जो ट्रेडिशनल वॉर का कॉन्सेप्ट होता था वो कम होता जाएगा फ्यूचर में. मोर एंड मोर वॉर्स आर गोइंग टू बी टेक ड्रिवन, AI ड्रिवन, एंड पीपल हु आर मोस्ट टेक्नोलॉजिकली advanced and advanced in terms of AI systems, they will have that advantage. Though I will still repeat कि जो ह्यूमन एलिमेंट है वो कभी खत्म नहीं हो सकता है. और वो जो जज्बे का एलिमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, अल्टीमेटली जो ग्राउंड कैप्चर किया जाता है, दैट हैज टू बी कैप्चर्ड बाय द इन्फेंट्री, बाय द मैन ऑन ग्राउंड. समवन हैज टू बी देयर हैव टू बी फीट ऑन द ग्राउंड, देयर हैव टू बी बूट्स ऑन ग्राउंड. लेकिन टेक्नोलॉजी का, AI का रोल डेफिनेटली बढ़ेगा इसमें. कोई ये एक्चुअली दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वॉर्स एंड डिफेंस, दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग. जॉब्स आर गोइंग टू बी कट ऑफ. लॉ में AI is being used. Every sector, I don't think that anything is going to be spared. AI is going to sweep everything, AI and technology. हमेशा इंडिया में ऐसे असर क्यों हो जाता है जब भी कहीं और वॉर चल रही है और अचानक से LPG की शॉर्टेज इंडिया में हो गई, तो ये ऐसा होता क्यों है? इंडिया, पहली बात तो इंडिया इज द लार्जेस्ट नेशन ऑन द प्लैनेट. 140 करोड़ पीपल, 145 करोड़ व्हाटएवर इट इज. तो हमारे यहाँ खपत ज़्यादा होती है. देन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इशू. देन जो भी हम लोग डील्स करते होंगे, इंडिया की कितनी डील्स होती हैं यूएस से, आई डोंट नो ईरान से क्या इंडिया के एग्जैक्टली क्या रिलेशंस हैं, रशिया से क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड, देयर वुड बी सो मेनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. नाउ सपोज कॉन्फ्लिक्ट इज हैपनिंग बिटवीन एनी टू नेशंस, उससे हो सकता है, सी आई डोंट नो, देयर वुड बी thousands of policies and treatises entered into between India and other nations. किसी ट्रीटिस में ऐसा लिखा है कि जी आपकी अगर इस नेशन से, इस नेशन और इस नेशन के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसका कुछ इम्पैक्ट इंडिया पे क्या आ सकता है. हाँ, नाउ इंडिया एंड रशिया हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट रशिया इज इनटू अ लॉन्ग टर्म वॉर विद यूक्रेन, तो उससे इंडिया की बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो जाती होंगी. देन ये तो हैं जो चीज़ें ऑब्वियस हैं. Then there would be people who are playing dirty also. इस सारी चीज़ में, see there is something, people say, especially people in the stock market and business mindset people, they say that you should never let a tragedy go waste. कुछ लोगों को हमने कोविड के टाइम में देखा था, जो दवाई 100 रुपए की मिलती है वो 20-20 हज़ार में बिक रही है, 80 हज़ार में बिक रही है, छोटी छोटी चीज़ें. तो अब वॉर टाइम है, अब हो सकता है कि इससे किसी पॉलिटिशियन को कुछ बेनिफिट हो रहा हो, किसी के हाथ में कुछ कंट्रोल हो, उसने LPG का रुकवा दिया, उसका ट्रांसपोर्टेशन रुकवा दिया. वी डोंट नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, और आई हैव नो डायरेक्ट नॉलेज, बट आई एम जस्ट सस्पेक्टिंग, क्योंकि हर एक चीज़ में बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा होता है. हमें हमेशा टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखता है, उसकी पीछे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं हमें नहीं पता. अब इसमें इंटरनल कुछ पॉलिटिक्स होगी, कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे, हो सकता है ट्रम्प साहब ने कुछ धमकी दी हो किसी को, वी डोंट नो. ठीक है, यू विल नॉट रिलीज LPG सिलेंडर्स फॉर समवन. हर रोज अलग अलग कमेंट्स आते हैं डोनाल्ड ट्रम्प के, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर, वी डोंट नो.
तो किसी का भी किसी चीज़ पे क्या इम्पैक्ट है, मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरे ख्याल से देयर इज़ मच मोर टू इट दैन मीट्स द आई। जो ट्रेनिंग सिस्टम्स होते हैं इंडियन आर्मी के, डू यू थिंक वो बदलते टाइम के साथ अब जितना फिजिकल है उतना ही अब आपको मेंटली और टेक्नोलॉजी वाइज भी उतना ही स्ट्रांग होना पड़ेगा? डेफिनेटली मेंटली तो हमें ट्रेन किया ही जाता है ओटीए चेन्नई में और आईएमए एंड वेरेवर एल्स। मेंटली फिजिकली तो ट्रेन किया जाता है, टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। वो लेकिन हमारे पास वी आर टेक्नोलॉजिकली वेरी केपेबल ऑलरेडी, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी की ऐसी ट्रेनिंग मास लेवल्स पे इस समय नहीं है और मेरे ख्याल से आवश्यकता भी नहीं है। इसके बारे से देर आर वेरी वाइज पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। वो जब उन्हें लगेगा या अगर उन्हें ऑलरेडी लग रहा है तो वो टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं या करेंगे एज पर देयर विजडम। एक कोर्ट रूम रैपिड फायर। श्योर। बेस्ट कोर्ट रूम मूवी? मैंने देखी ही 2-3 होंगी शायद, तो शौर्य आई वुड से। मैंने 2-3 नहीं 10-20 देख ली होंगी, जॉली एलएलबी एंड ऑल दैट। वन लीगल मिथ पीपल बिलीव इन? मेरा केस आज ही डिसाइड हो जाएगा। वन रिफॉर्म इंडियन जुडिशरी नीड्स? हंड्रेड्स ऑफ रिफॉर्म्स में से कौन सा बताऊं? आई थिंक तो ये है मेरे ख्याल से कि केसेस जल्दी डिस्पोज ऑफ होने चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी केस जिसमें कोई एविडेंस अलग से नहीं लाना है या जिसमें विटनेसेस को एग्जामिन नहीं करना है, जो भी केस विटनेस बेस्ड नहीं है, जो सिर्फ डॉक्यूमेंट बेस्ड केसेस हैं और जिसमें डॉक्यूमेंट्स दोनों पार्टीज के पास ऑलरेडी पहले से हैं, वो केसेस मेरे ख्याल से 2-3 हियरिंग से ज़्यादा उसमें नहीं लगनी चाहिए। वन थिंग जो लोग आर्मी के बारे में नहीं समझ पाते हैं? इट्स नॉट what it looks like from the outside. One advice for law students? Please use AI. क्या इंडिया में जस्टिस एक्सपेंसिव है? Absolutely. बहुत एक्सपेंसिव है, बेहद। और ये सिर्फ मनी के टर्म्स में नहीं है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट एंड दिमाग का दही करवाना भी बहुत ज़्यादा दही करवाना पड़ता है। क्या आर्मी ऑफिसर्स को इंडिया के पॉलिटिशियंस से बेटर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए? वेरी मच, एनी डे। आई मीन बेटर नहीं मतलब, लेकिन जो वो डिजर्व करते हैं उस लेवल का मिलना चाहिए। काफ़ी कुछ, देयर इज मच टू बी हैड। लॉ प्रोफेशन में सक्सेस का रियल फॉर्मूला क्या है? स्मार्ट वर्क एंड नेटवर्क। आर्मी ऑफिसर्स रिटायरमेंट के बाद किस तरीके के प्रॉब्लम से गुजरते हैं? कई लोगों को सोशली एडजस्ट होने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि देखिए जैसे, और ये सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स के लिए नहीं है, मेरे ख्याल से किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए ये बात सही है। जैसे मान लीजिए आप 55 साल 60 साल की उम्र में आप रिटायर हो रहे हैं, तो आपको कल तक आप एक गद्दी पे थे, एंड अगर आप ऑफिसर काडर में बात करें, अगर आप हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के बारे में बात करें, तो सपोज़ आज मैं इतने बड़े आलिशान राजगद्दी पे बैठा हूँ और मेरे पास स्टाफ है 8-10 लोगों का, 15 लोगों का, मेरे जूनियर्स हैं, क्लर्क्स हैं, ड्राइवर हैं, सो मेनी फैसिलिटीज आर देयर। एक दिन में ही एकदम से एवरीथिंग इज टेकन अवे। लाइक जस्टिस चंद्रचूड़ का काफ़ी पीछे विवाद हुआ था, तो वो क्योंकि वो अपना जो उनका रेजिडेंशियल बंगलो था उसको वेकेट उन्होंने नहीं किया था काफ़ी समय तक, तो इमीडिएटली अगर आपका सारा मैन पावर और सारी फैसिलिटीज़ अगर टेकन अवे हो जाएंगी, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट। सेकेंडली, इट्स नॉट जस्ट दोज फैसिलिटीज़, ये भी है कि आप मतलब किस तरीके से लोगों से डील करें। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई छोटा सा काम है बैंक का, मैंने बोला रमेश इधर जाना है बैंक में, ये पासबुक को अपडेट करा लाना। थोड़ा वियर्ड सा एग्जांपल है, मतलब बहुत ओल्ड टाइम टाइप, लेकिन अब एक जैसे आप एकदम से रिटायर हो गए तो आपके पास कोई स्टाफ नहीं बचा, कोई मैन पावर नहीं है, तो एडजस्ट करने में फिर जैसे एक थोड़ा सा कहा जाता है मजाक मजाक में कि आप भले ही कोई भी रैंक अचीव कर लो आर्मी में या कहीं भी और, रिटायरमेंट के बाद तो सब्जी ही खरीदने जाना है। तो झोला खरीदे, तो एक्चुअली जो कल तक आप कमांड दे रहे थे लोगों को, आप राजा थे किसी सेंस में, एक्चुअली रिटायरमेंट के टाइम तक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल, काफ़ी पावरफुल हो जाता है कोई भी व्यक्ति हो, भले ही वो अगर सूबेदार है, हवलदार है, क्योंकि उसके अंडर काफ़ी लोग हो जाते हैं, तो अपना काम डेलीगेट करने के लिए लोग होते हैं, ऑर्डर अराउंड करने के लिए लोग होते हैं। लेकिन कल से अगर आपको खुद से घर के सारे काम करने हैं जो कि सो कॉल्ड अपेरेंटली मीनियल लगते हैं, तो फिर थोड़ा सा ना अडेप्ट करने में ये डिफ़िकल्टी आती है। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को और बहुत समस्या आती हैं, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई जॉब रिजर्व नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई मेडिकल कवर नहीं है। दे हैव टू सर्च फॉर जॉब्स डोर टू डोर। आई थिंक दिस इज ट्रू फॉर
प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, तो प्राइम मिनिस्टर को कैसा लगता होगा, वो 4 साल बाद रिटायर होते होंगे एकदम से, तो ड्रॉप ऑफ अ आई हैट। थिंक आई शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए प्राइम मिनिस्टर और ये जो इतने सीनियर लेवल्स की बातें हैं, मैं ये सोचता हूँ कि दीज थिंग्स आर अनफैथमेबल। हम इन चीज़ों का अनुमान ही लगाना मूर्खता है, क्योंकि कितने तरीके की पॉलिटिक्स चलती होगी, उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज होती होंगी, नहीं होती होंगी, उनका मतलब इट्स नॉट एनी वन प्राइम मिनिस्टर, इट्स नॉट बीजेपी और कांग्रेस और एनीथिंग। इनके पता नहीं सूट कहाँ से, किसी का ऑस्ट्रेलिया से सूट सिल के आता है, कोई कनाडा की घड़ी पहन रहा है, किसी का स्विस बैंक अकाउंट है, इनकी रोज डोनाल्ड ट्रंप से फोन कॉल होती हैं। सो वी डोंट नो व्हाट, दैट इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ completely different sort of a level. To compare it in a better way कि अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो एक अच्छे लेवल पे भी जैसे रेलवेज में कोई हाई पोजीशन से भी रिटायर करते हैं, तो उनके भी जैसे बहुत सारे स्टाफ होते होंगे। हाँ जी, और उनकी भी कॉलोनीज, आई डोंट नो आर्मी लेवल, बट एट सम लेवल अच्छी होती होंगी, साफ हाँ हाँ, सुथरी it is होती good. होंगी। They have good colonies. हाँ, तो उनके लिए भी ये एक adjustment, it's like होता होगा, adjustment shock, कल्चरल शॉक, क्योंकि उन्हें एकदम से जो आप कल तक ऑर्डर कर रहे थे, अब आज से वो काम खुद से करना है। थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम मेजर कविश फॉर गिविंग योर टाइम